नमस्ते, स्वागत है आपका प्रतीक लो क्लासेस के अंदर। जैसा कि हमारा सीपीसी का जो टॉपिक चल रहा था धारा 11 सेक्शन 11, उसके हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके आवश्यक तत्व क्या रहेंगे, सेकंड पार्ट में हमने इसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात की। अब थर्ड पार्ट के अंदर इसमें हमें इसके एक्सप्लेनेशंस के ऊपर डिस्कस करना है। तो इसके अंदर टोटल 8 एक्सप्लेनेशंस है। कितने एक्सप्लेनेशंस हमें मिलेंगे? 8 एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला बात करता है फॉर्मर शूट। फॉर्मर शूट का मतलब होता है पूर्ववर्ती वाद। ऐसा कोई वाद जो अभी पश्चातवर्ती जो हमने वाद संस्थित किया उसमें प्रश्न उत्पन्न हो रहा, तो फॉर्मर शूट का मतलब ये हुआ ऐसा कोई वाद जो पहले से ही न्यायालय ने क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा। और कौन से न्यायालय ने डिसाइड कर रखा? सक्षम न्यायालय ने उसे क्या कर रखा? डिसाइड कर रखा है। तो ये हमारे को मीनिंग समझ में आएगा फॉर्मर शूट। दूसरा, इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है ये अपीलेबल या अपीली जो मैटर्स होते हैं ना उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। और तीसरा जो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि एक पार्टी क्या करेगी, एलिगेशंस मेड आउट करेगी, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, उन एलिगेशंस को या तो एडमिट करेगी या डिनाई करेगी। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर हमारा इसका कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, जो क्या कहता है, एलिगेशंस मेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय और एडमिटेड बाय द अदर पार्टीज। और चौथा एक्सप्लेनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। क्या बोलते हैं इसे? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, जिसका मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी कहता है एनी मैटर which might or ought to have been the ground of defense or attack in a former suit। ठीक है, क्या कहना क्या चाह रहा कि ऐसा कोई मैटर जो हमारा पूर्ववर्ती वाद के अंदर हमारा किसका आधार था, अटैक करने का अधिकार था या हमारा डिफेंस करने का जो राइट था, यदि हमने उस राइट को पूर्ववर्ती वाद या फॉर्मर शूट के अंदर नहीं उठाया और हम चाहते हैं कि उसको हम पश्चातवर्ती जो वाद लेके आएंगे उसके अंदर हम उसको ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक बनाएंगे, तो न्यायालय कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसका एक बहुत फेमस केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब। इस केस के छोटे से मैं ब्रीफ फैक्ट्स आपको ब्रीफ कर रहा हूं, जो क्या कहना चाहता है कि जो फॉर एन एग्जांपल जैसे कांस्टेबल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट अथॉरिटी अलग होती है और उसको पोस्टिंग देने वाली अथॉरिटी अलग होती है। तो एसपी साहब ने क्या उसको उसके पद से रिमूव कर दिया, हटा दिया था, लेकिन हटाने की अथॉरिटी किसके पास होती है? आईजी डीआईजी के पास में उसको अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी होती है। तो उसने अपने फॉर्मर शूट के अंदर ये कहा कि श्रीमान मेरे को इस तरीके से हटाया है, तो मेरा जो भी पीएफ का पैसा या जो भी XYZ उसके जो खर्चे बन रहे थे उसने वो क्लेम किया। फिर वो किसी और वकील साहब के पास गया और दूसरे वकील साहब ने कहा अरे पागल, तेरे को हटाने का अधिकार तो किसके पास है? जिसने तेरे को अपॉइंट किया। तो एसपी के पास में ये पावर नहीं है। अब वो दौड़ा दौड़ा क्या करता, कांस्टेबल वापस कोर्ट में जाता और कोर्ट को बोलता है श्रीमान एसपी साहब ने मुझे जो हटाया वो गलत हटाया। तो न्यायालय क्या कहता है, आपका ये राइट पूर्ववर्ती वाद के अंदर था लेकिन आपने इसको नहीं उठाया, इसलिए आपको ये अधिकार अब लेने का राइट नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जो सेक्शन 11 इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारा पूर्ववर्ती वाद में जो अटैक करने का अधिकार था, हमें अटैक करना पड़ेगा या हमारा ग्राउंड ऑफ डिफेंस था वो लाना पड़ेगा। यदि हम नहीं लाए तो हम पश्चातवर्ती वाद के अंदर भी नहीं लेके आ सकते हैं। फिर आता है एक्सप्लेनेशन नंबर हमारा 5, रिलीफ। कि यदि हमारे वाद पत्र के अंदर हमने जितनी रिलीफ मांगी उसमें से न्यायालय ने, जैसे आपने 10 रिलीफ मांगी और न्यायालय ने 5 रिलीफ ही दिए, तो फिर आप उन रिमेनिंग 5 के लिए न्यायालय में वाद संस्थित नहीं कर सकते हो। फिर अगला बात कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर हमारा 6, ये कहना चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर भी लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव सूट जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था वो यही बताना चाह रहा था, जब खूब सारे व्यक्ति वाद लेके आते समान हित के अंतर्गत, तो वो सभी के सभी व्यक्ति जो सक्षम न्यायालय ने उसको डिसाइड किया उससे वो लोग क्या रहेंगे, बाउंड रहते हैं। फिर आता है एक्सप्लेनेशन नंबर हमारा 7, जो किसकी बात करता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है वो किसके ऊपर लागू होगा, हमारा एग्जीक्यूशन कार्रवाइयों के ऊपर भी लागू रहेगा। और लास्ट एक्सप्लेनेशन हमारा जो आता है
वो ये कहता है 8 नंबर के लिमिटेड जुडिक्शन एंड डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ये 8 एक्सप्लेनेशन हमें ये बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा में फॉर्मल शूट का मतलब क्या होता है, क्या अपीलीय न्यायालय पे लागू होगा, या अपीलेबल जो भी हमारे राइट्स रहेंगे क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, निष्पक्ष कार्रवाइयों के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा, या रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको इसके नीचे दो चीजें, एक डायग्राम और बनाता हूं। तो वो क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा जो है ना, एक तो सारी रिट पिटिशंस पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? समस्त रिट पिटिशंस या रिट याचिकाओं के ऊपर लागू होता है, लेकिन एक रिट के ऊपर ये लागू नहीं होता है। वो रिट कौन सी होगी? वो रिट रहेगी, एक तरफ मैं लिख देता हूं एप्लीकेबल और दूसरी तरफ मैं क्या लिख देता हूं? नॉट एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल के अंदर क्या हो गई? सारी रिट्स आ गई, लेकिन हैबियस कॉर्पस के ऊपर ये लागू नहीं होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये निष्पादन कार्रवाइयों पर लागू होता है, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा कह रहा था? 7 कह रहा था। और किसके ऊपर ये लागू होगा? रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी ये क्या होगा? लागू होगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के ऊपर। ये 3 इसमें आ गए। और किसके ऊपर ये लागू होगा? PIL किसके ऊपर होगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा किस किस के ऊपर अप्लाई होता है और किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। धन्यवाद। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।